Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise chapter number 10 the daffodils. आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द सेल सवालों के जवाब दें. क्वेश्चन नंबर ए. फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्माइल इन द फर्स्ट वर्स. क्या वो स्माइल थी, हंसी थी जो पहली लाइन में हमें पढ़ने को मिली. आंसर है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. मैं अकेला भटक रहा था या घूम रहा था. इज द स्माइल द फर्स्ट वर्ड्स कि जैसे बंदा अकेला भटक रहा होता है, घूम रहा होता है, कि ये जो चीज़ थी ये स्माइल दे रही थी. क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द पोएट फ्रॉम द फर्स्ट टू वर्सेस. पहली दो जो लाइनें हैं, वर्सेस हैं, उनमें हम पोएट के मुतालिक क्या सीखते हैं. ही लाइक्स वो पसंद करता है, टू वंडर घूमना, भटकना या घूमना फिरना बादल की तरह. ऑन हीज ऑन के ये उसका अपना अमल है कि वो भटक रहा है, घूम रहा है, उसको ये पसंद है. ही लव्स द वो प्यार करता है, लव्स द कंट्री साइड एंड नोज अबाउट द ब्यूटीज ऑफ नेचर. और वो जानता है फितरत की खूबसूरती के मुतालिक, और उसको जो इस तरह की जगह होती हैं वो बहुत पसंद हैं, उनसे बहुत प्यार है. क्वेश्चन सी है, हाउ आर द डैफोडिल्स डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट टू वर्सेस. पहली दो वर्सेस के अंदर जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं. इसका आंसर है द पोएट सीज. पोएट जो है वो देखता है अ क्राउड, जैसा कि यहाँ पे पर्सोनिफाइज किया गया है कि क्राउड जो होता है वो भीड़ को कहते हैं, और ये वर्ड इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है. वो क्या करता है कि एक भीड़ देखता है. आ होस्ट ऑफ गोल्डन, एक लंबी कतार गोल्डन डैफोडिल्स की जो कि फ्लटरिंग फड़फड़ा रहे हैं, एंड डांसिंग और नाच रहे हैं, इन द ब्रीज हल्की मध्यम हवा में, कंटिन्यूज एज मुसलसल यानी कि नाच रहे हैं और फड़फड़ा रहे हैं, लाइक स्टार्स एज स्टार्स तारों की तरह. स्ट्रेचिंग अलॉन्ग द बे जो कि बिल्कुल घाटी के साथ साथ फैले हुए हैं बहुत दूर तक. देयर आर 10,000 ये 10,000 डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स जो उनके सर हैं वो अपने सरों को हिला रहे हैं. 10,000 के करीब हैं, 10,000 से भी ज़्यादा हैं. द पोएट जो पोएट है, राइटर है, लाइकन्स द डैफोडिल्स टू अ क्राउड ऑफ पीपल्स. वो इनको इस तरह से लोगों की भीड़ के साथ इनको कंपेयर करता है. क्वेश्चन डी है, व्हाट इज द स्माइल इन द सेकंड वर्स. के सेकंड वर्स के अंदर जो स्माइल है वो क्या है. कंटिन्यूज डेट स्टार्स एज द शाइन. वो इस तरह से चमक रहे हैं जिस तरह से सितारे मुसलसल चमकते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द थर्ड वर्स वाई इज़ द पोएट सो हैप्पी. तीसरी लाइन में जो हमारा पोएट है वो बहुत खुश क्यों होता है. द साइट ऑफ ऑल गोल्डन वो ये देख कर के तमाम गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरी रंग के जो डैफोडिल्स के फूल हैं, मेक्स द पोएट हैप्पी वो उसको खुश कर रहे हैं, उसकी खुशियों में इजाफा कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द लास्ट वर्स डिफरेंट फ्राम द अदर वर्सेस. जो लास्ट वाली लाइन है वो ऊपर वाली लाइनों से क्यों मुख्तलिफ है. इज़ द पोएट डिस्क्राइबिंग अ डिफरेंट मूड. इसमें पोएट क्या है, बयान कर रहा है मुख्तलिफ तरह के मूड को. फ्राम डेट एक्सप्रेस्ड इन द प्रीवियस वर्स, ये पी है कि उसने पहले तो मोड को डिस्कस नहीं किया तो वो थोड़ी डिफरेंट है. इसका आंसर है द मूड. जो मूड है उसका काम करने का जो अंदाज है, इज़ डिफरेंट इन द फोर्थ वर्स. इट इज़ थॉटफुल एंड क्वाइट. वो बिल्कुल संजीदा और सोचने वाले मूड में चला जाता है. ही इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट वो डिस्क्राइब करने लग जाता है किसके मुतालिक, अबाउट फीलिंग के व्हाट ही फील्स के क्या वो फील करता है, क्या वो महसूस करता है. वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने लग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेज इन द लास्ट लाइन के अंदर जो पोएट है वो क्या कहता है. डेट हिज हर्ट के उसका जो दिल है, डांसेस विद द डैफोडिल्स वो डैफोडिल्स के साथ नाचता है. ये मसलन ये क्वेश्चन है सारा यहाँ तक. इसका आंसर है हिज हार्ट इज़ नॉट रियली डांसिंग, कि उसका जो दिल है वो ऐसे नहीं है कि वो
फूलों को देखकर उसके साथ ही डांस करने लग गया है। लेकिन जो उसकी फीलिंग्स हैं, द पोएट फील्स इट इज़ बिकॉज ही इज़ हैप्पी, दिस इज़ अ मेटाफोर। यानी कि ये इस ताराती तौर पर उसने बताया है कि जैसे फूलों को उसने देखा तो वो खुद साथ नाचने लग गया, नाचा नहीं है, लेकिन उसकी फीलिंग्स में जो हैप्पीनेस आई है, खुशी आई है, वो उसको बयान करता है। ये वाले क्वेश्चन हमारे मोर डिफिकल्ट हैं, इनको डिस्कस करते हैं। What do you think the poet means by the inward eye, which is the bliss of solitude? के आंखों में उस सीन का उतरना और तन्हाई में उसका नेहमत होना। Do you use ever your inward eye? Why? उसने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? Inward eye विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, ये दोनों जो वर्ड हैं किसको रेफर करते हैं? टू आवर एबिलिटी टू थिंक, के हमारी जो सोचने की सलाहियत है, ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बारे में, एंड पिक्चर देम इन आवर माइंड, और हमारे माइंड में जो चीज़ों का तस्वर बनता है, व्हेन वी आर ऑन आवर ओन, ये हमारा एक अपना तस्वर है, चीज़ को किस सेंस में हम फील करते हैं। This power to recollect can bring us great joy. इन चीज़ों को जब हम याद करते हैं, जो याद करने की पावर है, ताकत है, ये हमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट फ्राहम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is it that many poets love nature? How does nature bring people to write poetry? कि बहुत सारे ऐसे पोइट हैं जो कि नेचर को पसंद करते हैं, और ये जो नेचर को पसंद करना है, क्या इसी वजह से पोइट्री लिखी जाती है? इसका आंसर है मैनी पोइट्स आर ड्रॉन टू नेचर। बहुत लोगों ने इसको ड्रा किया, इसका नक्शा खींचा है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, इसकी खूबसूरती की वजह से। कॉम्प्लेक्सिटी एंड एबिलिटी टू अवोक इमोशंस, ये एक पेचीदा चीज़ भी है और एबिलिटी भी है कि क्या किया जाए, इमोशन को, जैसे बंदा उसके अंदर अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, एहसासात को बयान करता है। नेचर प्रोवाइड्स एंडलेस इम्प्रेशन, नेचर क्या करती है, कभी ना ख़त्म होने वाली इंस्पिरेशन हमें देती है। विद इट्स चेंजिंग सीजन, जब उसके सीज़न चेंज होते हैं, मौसम बदलते हैं, लैंडस्केप्स एंड वर्ल्ड लाइफ, बीइंग इम्प्रेस्ड, बीइंग अमर्स्ड इन नेचर ऑफन स्पार्क्स इंट्रोस्पेक्शन, ये आर है, एंड डीप थॉट लीडिंग poets to explore themes of beauty। ये चीज़ें हमें नेचर जो है वो अक्सर खुद शनास करती हैं और क्या करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और एक्सप्लोर करने की तरफ लेकर आती हैं, दरियाफ्त करने की तरफ लेकर आती हैं कि ब्यूटी को एक्सप्लेन किया जाए, दरियाफ्त किया जाए। मोर्टेलिटी एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन देयर poetry, nature's tranquility can also serve as a sanctuary for reflection and creativity, allowing poets to connect with their surroundings and express their feeling through words। कि ये क्या है, ये पनागाहें खुद शनासी क्या करती हैं, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी पाई जाती है उसको नेचर के साथ कनेक्ट करती हैं, और पोइट जो हैं, मुसन्निफ जो हैं, वो इर्द गिर्द के नज़ारों के बारे में हमें हमारी फीलिंग्स को अपनी को एक्सप्लेन करते हैं, किसके ज़रिए, लिखने के ज़रिए, वर्सेस के ज़रिए। नेक्स्ट है रीड द पोम अ नंबर ऑफ टाइम, हमने कई दफ़ा इसको पढ़ना है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया, इसका जो मरकज़ी ख्याल है उसको हम बयान करेंगे। बोथ पोम्स आर अबाउट द अफेक्ट दैट नेचर हैज़ ऑन द पोएट एंड मोर। हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो बोथ दो पोम्स का जिक्र आया है वो कौन कौन सी हैं। एक जो हमने पहले रीड आउट की थी, लेक एले ऑफ इनिसफ्री, ये वाली पोम, और जो ये हम अब डैफोडिल्स को पढ़ रहे हैं ये वाली, ये दोनों का जो है ना वो हमने बयान करना है। दोनों पोम्स जो हैं वो जो फितरत के असरात हैं शायर के ऊपर वो बयान करते हैं। इम्पोर्टेंटली ऑन द सोल, जो कि ख़ास तौर पर वो महसूस करते हैं उनकी जो चीज़ें दिल को, रूह को लगती हैं, और इनर बीइंग ऑफ द पोएट। दे बोथ डिस्क्राइब नेचर, ये दोनों नज़में जो हैं ये नेचर को, फितरत को, कुदरत को डिस्क्राइब करती हैं। एंड बिकॉज ऑफ द मीडियम पोइट्री दे
concentrated and vivid images which have a lasting effect not only on the poet but on the readers as well। ये जो अफेक्ट असरात चीज़ें वो बयान करते हैं, ये असर जो है ये पोइट्स के ऊपर ही नहीं होता, ये इनके पढ़ने वालों पर भी ये असरात पाए जाते हैं। दे डिस्क्राइब, वो बयान करते हैं, व्हाट कैन बी सीन एंड हेयर, हम किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से देखते हैं, एंड बोथ इम्प्लाई इवन मोर व्हाट कैन बी sensed otherwise, the senses and sensibilities of the readers and thereby excited, के वो क्या एक्साइटमेंट महसूस करते हैं और कौन सी जो उनके अंदर सेंस है चीज़ों को देखने की, परखने की, महसूस करने की, ये चीज़ें जो नेचर और कुदरत और फितरत के करीब इंसान को लेकर जाती हैं, इसका असर ना सिर्फ पोइट पर होता है बल्कि उसके पढ़ने वालों पर भी होता है, और वो पोइट भी और उसके पढ़ने वाले भी उससे एक्साइटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं कि इस तरह की चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो कि रेफर करें एज अ ह्यूमन बीइंग, जिस तरह फूलों की भीड़ जो है, भीड़ जो क्राउड का वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों के लिए, लेकिन शायर ने क्या किया है, उसको एक पोम में यूज़ किया है डैफोडिल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए। तो वो जो वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए उसने किया है वो क्या है, वो पर्सोनिफाइड हुआ है, पर उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, के किसी चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करना, जैसे वो कहता है कि मैं उसके साथ डांस कर रहा हूँ, हालांकि वो डांस नहीं कर रहा, वहाँ पर भी वो पर्सोनिफाइड कर रहा है, कह रहा है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं कि किसी शख्सियत के साथ किसी चीज़ को मुशाबा कर देना। Justice is blind. Justice is being personified. It is being shown as being blind. जैसे the moon stepped out of her mantle of good to smile upon us. The moon is treated like a person, कि इसमें जो चांद है वो एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है, like a person, के जिस तरह से इंसान बिहेव करता है। She is stepping out the cloud from हर मेंटल एंड शी इज़ स्माइलिंग, के उसके माइंड में वो चीज़ चल रही है कि वो उसको देख कर खुश हो रही है, ये उसकी अपनी मेंटेलिटी को वो बयान करती है। द शिप इज़ कॉल्ड द विक्ट्री, शी सेल्स एट टाउन, द शिप इज़ रेफर्ड टू एज शी, माई मोटर कार इज़ 12 years old, मेरी जो मोटर कार है वो 12 साल पुरानी है। She still runs smoothly, the car is referred to as she। इसी तरह से इन सब को हमने पर्सोनिफाइड कर लिया है। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। डू यू नो द डिफरेंस इन मीनिंग, इन वर्ड के जो पेयर दिए गए हैं इनके मीनिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो हमने जानना है। जैसे वंडर्ड, हैरत ज़्यादा घूमना, वंडर्ड हैरान। इसी तरह से वाइल्स खाटी या खाई, और वेल्स कहते हैं कंट्री, पार्क या किसी कंट्री, पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से क्रोड, क्राउड, भीड़ को, वे रास्ता, वाय छीने। इसी तरह से हर्ट और हार्ट, हर्ट यानी कि हर्ट करना, किसी को तकलीफ देना, और हार्ट कहते हैं दिल को। ये हमने मज़ीद भी लिखा है और इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ किया है, आइए इनको देखते हैं। ये इनको हमने फर्दर राइट कर दिया है इनके इंग्लिश मीनिंग के साथ। इसी तरह से वैलीज और कंट्री, पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से क्रोड और क्राउड, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, गेव अ जॉयफुल क्राई। इस तरह से वे, रोड और ट्रैक, और वाई, वाटर, पार्ट ऑफ मिल्क। इसी तरह से आगे इनको भी इसी तरह से, और इनको सेंटेंसेस में यूज़ किया है। ये इनके सेंटेंसेस हैं, ये सारे इनके हमने सेंटेंस बना लिए हैं। ये नेक्स्ट ये सेंटेंस है, उसके बाद ये इस वाले का बना लिया है, और ये सारे हमारे सेंटेंस हैं। ये जैसे हर हार्ट रेस्ड एज द वेटेड ऑफ फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स टू बी अनाउंस्ड। इसी तरह से नेक्स्ट भी बना लिया है,
नेक्स्ट जो वर्ड हैं उनको हमने डिक्शनरी से उनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है वो है विच वर्ड्स इन द पोम आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यानी कि जैसे कंपनी, डांस, डैफोडिल्स, मोड, आई, आंखें, ये चीज़ें किस तरह से पोम में यूज़ हुई हैं इनको हम देखते हैं। जो डांस का वर्ड है कि नाचना, द वर्ड डांस कैन बी डिस्क्राइब्ड, वर्ड डांस डिस्क्राइब करता है एज अ रिदमिक मूवमेंट, के जिस तरह बंदा सोचता है, यानी कि नाचने में जो रिदम होता है उसको महसूस करना ऑफ द बॉडी, यूजुअली आमतौर पर accompanied by music as an expression of joy, यानी कि म्यूजिक के साथ लुत्फ उठाने वाले या इंजॉय करने वाले जॉय वाले एक्सप्रेशन को जाहिर करना, सेलिब्रेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, या उसको सेलिब्रेट करना, या जैसे आर्टिस्टिक जो आर्टिस्ट होते हैं उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं। आगे है कंपनी, द वर्ड कंपनी, जो कंपनी का वर्ड है वो किसको रेफर करता है, डिस्क्राइब करता है। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, और इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पर हु कम टुगेदर, जो इकट्ठे होकर आते हैं फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस, किसी खास मकसद के लिए, सच एज कंडक्टिंग बिजनेस, कि कोई बिजनेस वगैरह वो इकट्ठा करते हैं या सोशलाइजिंग करते हैं, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट के बारे में इकट्ठे काम करते हैं। इट कैन आल्सो रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रेफर करता है, और इंटाइटिव फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस, जो कि किसी न किसी काम पर्पस के लिए, मकसद के लिए काम करती है। आई, जैसे आंखें हैं, द वर्ड आई टिपिकली रेफर्स टू द ऑर्गन ऑफ साइट्स, के देखने वाला जो ऑर्गन है उसको रेफर करता है। इन ह्यूमन्स, इंसानों का, एंड एनिमल्स, और जानवरों का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग लाइट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू electrochemical impulses that the brain interprets as के, जिस तरह से दिमाग जो है उस चीज़ को आंखों से हम देखते हैं और हमारा जो ब्रेन है वो उसकी तशरीह करता है। विजुअल इमेजेस, जो हमारे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, इमेजेस। इन अ ब्रॉडर सेंसेस या सेंस, आई कैन आल्सो रेफर टू द एबिलिटी टू प्रिस्क्राइब और ऑब्जर्व, एज इन हैविंग एन आई फॉर डिटेल, के डिटेल के साथ उसको ऑब्जर्व करना, देखना और बयान करना। और जो वर्ड डैफोडिल्स यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है? द वर्ड डैफोडिल्स रेफर्स टू अ टाइप ऑफ फ्लोरिंग, फ्लावर्स के टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड डैफोडिल्स यूज हुआ है। प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राइट येलो, जिनका ये करेक्टर है, इनके किरदार के तौर पर, दिखने के तौर पर वो कैसे हैं, वो ब्राइट येलो है, तेज़ पीले रंग के हैं, और वाइट फ्लावर्स या सफ़ेद रंग के हैं। विद अ टेम्पर्ड शेप्ड सेंटर एंड लॉन्ग नैरो लीव्स, डैफोडिल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद स्प्रिंग टाइम, ये आमतौर पर बहार को भी डिस्क्राइब करते हैं। एंड आर कॉमनली कल्टिवेटेड फॉर देयर ब्यूटी, और ये आमतौर पर ब्यूटी इन गार्डन्स, बागों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, एंड लैंडस्केप्स, और मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ कंट्री साइड्स पर खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, या टाउन्स के किनारे, इस तरह से झील वगैरह के करीब उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मूड। द वर्ड मूड रेफर्स टू द, जो मूड का वर्ड है वो किस चीज़ को रेफर करता है? प्रिवेलिंग, वो गालिब आता है, इमोशनल स्टेट के, हमारे जो इमोशन की स्टेट है, और एटमॉस्फेयर ऑफ द पर्सन के, एटमॉस्फेयर ऑफ पर्सन के, इंसान के टेम्परेचर या उसका जो टेम्परमेंट है इंसान का, एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल जो है, ग्रुप और द इन्वायरमेंट। इट कैन, ये इन चीज़ों के ऊपर गालिब आता है। इनकम्पेस, घेरता है, अ वाइड रेंज ऑफ फीलिंग, एक बहुत बड़ी फीलिंग्स को भी बयान करता है। सच एज हैप्पीनेस, जिस तरह से हम खुश होते हैं, सैडनेस गमगीन होते हैं, एक्साइटमेंट और कामनेस, एक्साइटमेंट को और सुकून को डिस्क्राइब करता है। मूड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्सटर्नल इवेंट्स, इंटरनल थॉट, यानी जिस तरह से बाहर के इवेंट होते हैं या इंसान के अंदर से थॉट होती हैं, एंड फिजिकल वेलबींग, और जिस्मानी तौर पर भी इसका असर होता है।
नेक्स्ट है हमारी कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। राइट लिखें इन प्रोज और वर्ड्स, नज़म या नसर, एन अकाउंट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। इन किसी एक टॉपिक के ऊपर हम लिखेंगे, नज़म लिखेंगे या नसर लिखेंगे। हमने लिखा है अ विंडी डे एट द सी साइड, समुंदर के किनारे पर हवा का दिन। द साल्टी ब्रीज डांस थ्रू माई हेयर, यानी कि नमकीन हवा मेरे बालों में रक्स करती थी। एस आई वॉच्ड वेव क्रैश अगेंस्ट द शोर, जब मैंने शोर कहते हैं साहिल को, जब मैंने लहरों को साहिल से टकराते देखा। सिगल सोअर्ड हाई, बगले ऊंचे बुलंद हुए। Their cries harmonizing with the rhythm of the ocean, और इनकी चीखें समुद्र की ताल से हम आहंग हो रही थी। Sand grains stung my skin, और रेत के दाने ने मेरी जिल्द को यानी कि स्टंग किया, डंग मारा। बट आई रिवील्ड इन द वाइल्ड ब्यूटी ऑफ द सी, लेकिन मैं समुंदर की जंगली खूबसूरती को देखता रहा, या जो इसकी जंगली खूबसूरती थी वो जाहिर होती रही। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।